हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। भारत में आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि हम चाइना के जो सामान आते हैं भारत में उसको नहीं लेंगे, उसका बाईकाट करेंगे। तो ऐसा कितना सही होगा, इसके बारे में हम यहाँ पे लगभग 10 पॉइंट में बात करेंगे और इसके 10 पॉइंट के अलावा 5 पॉइंट ऐसे बात करेंगे कि अगर हम चाइना के सामानों को बाईकाट करते हैं तो इन 5 ऑप्शन में से कोई ना कोई हमें एक तरीका अपनाना होगा। पहले कोरोना वायरस और फिर लद्दाख सीमा पर इंडिया चाइना की सेनाओं के बीच आपसी टकराव हो, इन दोनों ही कारणों से देश में एक बार फिर चीन विरोध की लहर शुरू हो गई है। युवाओं के अंदर इस तरह से काफ़ी प्रभाव देखा गया है कि उन्होंने चाइना के जो सामान है उसको बाईकाट करने की बात की है। सोशल मीडिया पर लगातार इस समय हैशटैग बाईकाट चाइनीज प्रोडक्ट जैसे हैशटैग ट्रेंड में चल रहे हैं। आप 2 से 3 दिनों में देखते हैं जैसे ही तनाव सीमा पर बढ़ता है ऐसे ही हैशटैग बाईकाट चाइनीज प्रोडक्ट हमेशा ट्रेंडिंग में आता है। लेकिन अगर आंकड़े की बात की जाए तो अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2020 के मध्य भारत और चाइना के मध्य करीब 5,50,000 या 5.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। ये आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है, इसलिए आप सभी को इस पर विश्वास करना ही होगा। इस 5,50,000 करोड़ रुपए के कारोबार में अगर देखा जाए कि भारत सरकार ने कितना सामान चाइना में बेचा और चाइना की सरकार ने, जो चाइना देश है, उसने भारत में कितना सामान बेचा, तो इस 5,50,000 में से 1,10,000 करोड़ रुपए का वहीं चाइना ने 4,40,000 करोड़ रुपए का सामान भारत को बेचा है। इस समय अमेरिका के बाद चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी देश है। तो चलिए हम बात करते हैं कि वो कौन से 10 पॉइंट है जिसके माध्यम से कहा जा रहा है कि हम तो बाईकाट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम चाइना के सामान को बाईकाट कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट है, जरूरी दवाओं के 65% से ज़्यादा कच्चा माल चीन से ही आता है भारत देश में। पिछले वर्ष 9 जुलाई को लोकसभा में केमिकल मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने बताया था कि भारत जरूरी दवाओं को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चा माल के लिए हमेशा चीन पर निर्भर रहता है। इनके जवाब के मुताबिक 2016 और 17 से लेकर 2018 और 19 तक दवाइयों के लिए जितना कच्चा माल दूसरे देश से भारत ने खरीदा था उसमें से 65% अर्थात 65% अकेले चाइना से कच्चा माल आया था। 2018 और 19 में भारत ने कुल 26,700 करोड़ रुपए का कच्चा माल खरीदा था और इसमें से 18,000 करोड़ रुपए का कच्चा माल चाइना से आया था। दूसरा पॉइंट है कि 6 वर्ष में चीन ने करीब 13,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट भारत में किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स के आंकड़े के अनुसार भारत में FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसके जरिए सबसे ज़्यादा निवेश सिंगापुर से आता है। सिंगापुर ने पिछले 3 साल में 2,94,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्ट में किया है, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाले देशों में चाइना 18वें स्थान पर है। फिर भी 13,000 करोड़ रुपए का निवेश भारत में पिछले 6 सालों में चाइना ने कर दिया है। चाइना ने 2019 और 20 के सेशन में 1,157 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। वहीं 2014 और 15 से लेकर 2019 और 20 के मध्य लगभग 6 सालों में 12,916 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हुआ था चाइना के माध्यम से भारत में। तो यहाँ पे ये डाटा लगाया कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये पिछले 6 सालों का डाटा है कि चाइना ने कितना इन्वेस्ट किया, तो आप देखेंगे तो लगभग आएगा 13,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट चाइना ने भारत में किया है। तीसरा पॉइंट है, स्टार्टअप में चाइनीज कंपनियां। चीन को इन्वेस्टमेंट भले ही कम है लेकिन चाइना की कई कंपनियों की शेयर भारत के स्टार्टअप में है। पिछले कुछ वर्षों में देश में जितने भी बड़े स्टार्टअप स्टार्ट हुए उसमें चाइना का हिस्सेदारी भी है। थिंक टैंक गेटवे हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिकॉर्न क्लब में शामिल भारत के 30 में से 18 स्टार्टअप में चाइना का पैसा प्रेजेंट टाइम में लगा हुआ है। आप सभी को ये बात ध्यान रखनी ही होगी कि यूनिकॉर्न क्लब में उन्हें ही शामिल किया जाता है जिनकी कुल नेटवर्थ या कुल जो मूल्य होती है वह $1 अरब से ज़्यादा होती है। भारतीय स्टार्टअप कंपनियों में इन्वेस्ट करने के 3 कारण होते हैं, इसलिए चाइना सबसे अधिक इन्वेस्ट भारत में करता है। तो 3 कारण कौन से हैं? जैसे पहला है, हमारे देश में कोई ऐसी बड़ी कंपनियां या ग्रुप स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करता है। दूसरा कारण है कि जब कोई स्टार्टअप घाटे में जाता है तो चीनी कंपनियां उसमें हिस्सेदारी खरीद लेती हैं और उसका सपोर्ट करती हैं, क्योंकि जो उसके शेयर होते हैं उस समय डाउन हो जाते हैं। और तीसरा जो लास्ट कारण है, यहाँ का जो बड़ा मार्केट है उसके पास उसके लिए
वो सबसे बड़ा कारण होता है कि चाइना यहाँ पे इन्वेस्ट अधिक करता है। गेटवे हाउस के अनुसार चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां अलीबाबा, टिकटॉक बनाने वाली बाइटडांस और टेक कंपनी टेंसेंट ही भारत के 92 स्टार्टअप को फंड करती है। इनमें पेटीएम है, फ्लिपकार्ट है, बायजूस, ओला और ओयो जैसे स्टार्टअप भी शामिल है, जिसमें चीनी कंपनियां उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करी हैं। नेक्स्ट नंबर का जो पॉइंट है हमारा 4th नंबर का, देश के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड में से 4 चाइना के हैं। रिसर्च फ्रॉम काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के अनुसार 2020 के पहले 3 महीने के मध्य में भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी कितनी थी, तो ये 70% हिस्सेदारी भारत में चाइना की ही है। भारत का स्मार्टफोन मार्केट करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है इस समय प्रेजेंट टाइम में देखा जाए। देश के टॉप 5 स्मार्टफोन में से जो ब्रांडेड स्मार्टफोन है उसमें से 4 चाइना के हैं। सबसे ज़्यादा 30% मार्केट शेयर Xiaomi जो कंपनी है उसका है। सेकंड नंबर पे 17% के साथ साथ जो शेयर लिया है वो वीवो है। टॉप 5 में सिर्फ सैमसंग ही है जो भारत की नहीं है बल्कि दक्षिण कोरियाई कंपनी है। सैमसंग का अगर शेयर देखा जाए तो यहाँ पे 16% है मोबाइल सेक्टर में। 5वां नंबर का जो पॉइंट है वो मोबाइल ऐप के लिए है। जैसे अभी हमने बात किया कि मोबाइल में कितना शेयर है चाइना का, उसी तरह ऐप में भी बात किया गया है कि ऐप मार्केट में भी 40% चीनी ऐप का शेयर है। इंडियन मार्केट में न सिर्फ चीनी कंपनियों के स्मार्टफोन बल्कि चीनी ऐप भी काफ़ी पॉपुलर हैं। एक अनुमान के अनुसार भारतीय ऐप मार्केट में 40% शेयर अकेले चीनी कंपनियों का है। ऐसा चीन की वजह से ही हुआ है क्योंकि चीन की कंपनियों ने सस्ते स्मार्टफोन भारत में लॉन्च करती है और भारतीयों को यही पसंद आता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जियो का जो फ़ोन है वो 1500 में आता है, तो ये यहीं से बन के आया है। तो ऐसे में जो सस्ता रहेगा तो लोग सस्ता ही खरीदना चाहते हैं। ज़्यादा स्मार्टफोन तो ज़्यादा ऐप भी डाउनलोड होंगे। टिकटॉक जिसको कई बार बैन करने की मांग उठी भारत में, उसे आज 12 करोड़ से ज़्यादा भारतीय यूज करते हैं। तो ये 5वां पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हम जो कपड़ा पहनते हैं इसमें भी चीनी माल है। टीवी देखते हैं उसमें भी चीनी सामान यूज होता है। चीन हमारी ज़रूरतों में किस तरह से समा चुका है इसके भी कई उदाहरण है। इसी वर्ष फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात जिसे हम फिकी के नाम से जानते हैं, एक संस्था है, इसकी एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारी मोटर इंडस्ट्री में लगने वाले 27% ऑटो जो पार्ट्स होते हैं वो चीन से बनकर ही आते हैं। वहीं 45% इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चाइना से आते हैं, जबकि टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और एसी बनाने के लिए यूज होने वाले 70% कंपोनेंट भी चाइना से आते हैं। इतना ही नहीं, हर वर्ष देश में 3500 करोड़ रुपए का सिंथेटिक धागा, 2500 करोड़ रुपए का सिंथेटिक कपड़ा और करीब 1000 करोड़ रुपए के बटन, जीपर, हैंगर और नीडल जैसे सामान भारत देश खरीदता है चाइना से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो 7 नंबर का है, यह ठीक है कि कोई भी देश स्वदेशी उत्पादकों का उपयोग कर वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकता है। जैसे भारत में बात हो रही है कि मेक इन इंडिया को लाया जाए, जो प्रोजेक्ट है 2014 से चल रहा है उसको पूरी तरह से सफल बनाया जाए। उसके साथ साथ जो 2020 में आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही है, तो ऐसे में समय समय पर सरकार के माध्यम से ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन वह विदेशी उत्पादकों से पूरी तरह से बच भी नहीं सकता है। कोई भी देश की मैं बात कर रहा हूँ, हमें इस दिशा में बहुत काम करना होगा। एक तरफ आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर ध्यान देना है, तो दूसरी तरफ वैश्वीकरण के दौर में शेष विश्व के देशों से आत्मीय रिश्ते भी बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि हम चीन के साथ सारे रिश्ते तोड़ लें तो फिर आगे हमारे लिए ही समस्या हो जाए, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है। ऐसे में हम अगर अमेरिका से भी रिलेशन तोड़ लें तब भी हमारा चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही अधिक है। तो हमें दूसरे देशों के साथ हर प्रकार के रिलेशन को मेंटेन करना ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के पॉइंट, जो 8वां नंबर का पॉइंट है। बाईकाट के लिए पहली अनिवार्य शर्त तो ये है कि हम सभी कृत संकल्पित हों कि हमें चीनी प्रोडक्ट को बाईकाट करना ही होगा। सिर्फ हम कह नहीं सकते, हमें इसको करके दिखाना होगा। सिर्फ कागजी काम ना हो, इसे हमें ग्राउंड लेवल पर भी करना होगा, तभी हम इस पर सफल होंगे। नहीं तो कहते ही रहेंगे, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही हमारे पास एक महत्वपूर्ण विकल्प है कि क्या हम चाइना के स्थान पर किसी देश का सामान अपने देश में आने देंगे। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अमेरिका और भारत के मध्य बहुत ही पहले से ही टैरिफ को लेकर वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम किस देश से सामान मंगाएं जिससे भारत में वो सस्ता भी रहे और लोगों को आसानी से उपलब्ध हो पाए। तो फिर मिलाकर वही ऑप्शन हमारे पास चाइना ही बचता है। ये तो वही सांप और सीढ़ी का खेल हो गया। 1 से 99 पर किसी तरह से पहुंच भी गए हैं,
तो 99 पर कटे तो फिर 1 पर ही पहुंचे, तो फिर फायदा से कहीं ज़्यादा हमें नुकसान हो जाएगा। और इससे हमें सिर्फ आर्थिक ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो हमारा सामरिक जो इस तरह से ऐतिहासिक जो संबंध है जो पड़ोसी देशों के साथ साथ बना रहता है, वह भी हमारा टूट जाएगा अगर ऐसे करने में हम पूरी तरह से अगर सफल नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा 90 नंबर का बहुत ही अच्छा पॉइंट है, भारत देश का अपने सभी पड़ोसी देशों से इस समय तनाव बढ़ा है। चाहे आप नेपाल से ले लीजिए, पाकिस्तान से तो हमेशा रहता ही है, बांग्लादेश तो आप जानते हैं, लेकिन जल्द ही श्रीलंका व मालदीव भी खिलाफ होने वाले हैं भारत देश से, क्योंकि चीन का कर्जदार ऊपर के सभी देशों, चाहे वो नेपाल को ले लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, हर देशों के ऊपर चीन का कर्जा है। दबाव बढ़ने पर क्या होता है ये तो भारत और भारत सरकार ही जाने कि उसे कैसे झेलेगी या उसे कैसे मनाएगी अपने पड़ोसी देशों को। इस समय दुनिया के करीब 150 से अधिक देशों को मिलाकर चीन ने $5 ट्रिलियन का लोन दे चुका है पूरे विश्व को। और यह कोई 1-2 वर्ष में नहीं दिया गया लोन है, बल्कि 10 से 20 साल पहले की ये सब पुरानी बात है। और वहीं से आता रहा जो कर्जदार है वो आगे और बड़ा कर्जदार होता चला गया। यहाँ पर कुछ आंकड़े के बारे में हम बात करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि ये जो 5th ट्रिलियन या $5 ट्रिलियन की बात किया गया है कि चाइना ने लगभग 150 देशों को लोन दिया है, तो ये अगर भारत देश से तुलना किया जाए या डॉलर से तुलना किया जाए तो कितनी राशि होगी। तो वर्ष 2000 में कर्ज की यह राशि $500 बिलियन थी, जो आज $5 ट्रिलियन हो चुके हैं, जो 2020 में अर्थात 20 वर्षों में $500 बिलियन से बढ़कर कितना हो गया, $5 ट्रिलियन हो चुका है। अब इसे हम समझेंगे कि ट्रिलियन और बिलियन डॉलर में कितना बड़ा अंतर होता है। इन आंकड़ों को सिंपल भाषा में समझा जाए तो 1 ट्रिलियन अगर बताया जाता है, $1 ट्रिलियन की बात नहीं किया, सिर्फ 1 ट्रिलियन को समझा जाए तो 1 ट्रिलियन बराबर 1 लाख करोड़ रुपए होता है। और इस समय $1 की जो कीमत है अगर भारतीय रुपया में देखा जाए तो वह 75 रुपए के बराबर चल रहा है। इसके आधार पर 1 लाख करोड़ डॉलर 75 लाख करोड़ रुपए के बराबर होगा। और अगर आप इसे और चेंज किया जाए तो 5 लाख करोड़ डॉलर 375 लाख करोड़ रुपए के बराबर होगा। जो $5 ट्रिलियन को आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि 5 लाख करोड़ डॉलर, और उसे रुपए में चेंज करेंगे तो 375 लाख करोड़ रुपए के बराबर होगा। मोदी सरकार ने अभी भी कोरोना के लिए अभी 20 लाख करोड़ रुपए जारी किया है, तो आप 20 लाख करोड़ से 375 लाख करोड़ रुपए का तुलना करेंगे तो आपको बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि कितना अधिक राशि होता है, जितना पैसा चाइना ने करीब 20 सालों में पूरे दुनिया को कर्ज के रूप में दे चुका है। इसके साथ अगर भारत के बजट से भी तुलना किया जाए इस राशि को, तो भारत का 2019 और 20 का बजट करीब 28 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि चीन के इस कर्ज से तुलना किया जाए तो करीब 13 गुना कम है हमारा बजट, जो 1 साल का बजट होता है। और ये इनके कर्ज का उपाय के बारे में बात करने से पहले ये इस पॉइंट का या इस क्रम का लास्ट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10वां नंबर का। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यह है कि जिस दुनिया पर उसका कभी राज था, आज चाइना का राज हो चुका है। अमेरिका तक में चीन का कारोबारी साम्राज्य इतना फैल चुका है कि अमेरिका कितना ही जोर लगा ले तो तुरंत छुटकारा नहीं पा सकता। तब भारत की बात करना मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि ऐसे स्थिति में अगर अमेरिका नहीं छुटकारा पा सकता है, जैसे वहाँ पर भी चलता है, जैसे हमारे यहाँ तो मेक इन इंडिया चलता है, आत्मनिर्भर भारत अभियान आ चुका है, ऐसे ही अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट चलता है। लेकिन फिर भी अगर अमेरिका चाहे कि हम चाइना के सामान को यूज नहीं करेंगे, नहीं खरीदेंगे, जबकि वहाँ पे ट्रेड वार भी चलता है, जब से इस तरह से 2016 से ही बात कर लिया जाए, तो ऐसे में वो नहीं छुटकारा पा सकता है, तो भारत के लिए सोचना ही कह सकते हैं कि गलत बात हो सकती है। तो ऐसे में हम बात करेंगे कि यहाँ पे 5 वो कौन से उपाय हैं जिसके बारे में अगर सरकार सोचती है या देश की जनता सोचती है तो हो सकता है कि हम चाइना के कुछ सामान को, कुछ प्रोडक्ट को बाइकाट कर सकते हैं, वरना हम कभी भी बाइकाट करते रहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। पहला पॉइंट ये बताया गया है कि ऐसी हालात में जरूरत इस बात की है कि भारत सरकार यदि देशवासियों की भावनाओं के मद्देनजर चीनी सामान का बहिष्कार व स्वदेशों को बढ़ावा देना चाहती है तो उसे मानव श्रम का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना होगा। साथ ही उसे कुटीर व लघु व मध्यम उद्योगों को भी प्रोत्साहन देना होगा, लोगों को रोजगार देना होगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से ही अधिकतर लोग, लगभग 70% लोग जो माइग्रेंट लोग थे दूसरे राज्यों से, दूसरे जगहों पे, बड़े बड़े दिल्ली शहरों या इस तरह से मुंबई में काम करते थे, वो आज अपने गांव चले आए। तो ऐसे में अगर सरकार इस तरह से मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर बनाना चाहती है तो इसके लिए सबसे अधिक फोकस कुटीर, लघु व मध्यम उद्योगों पर ध्यान देना होगा, तभी हम इस प्रोजेक्ट में सफल हो पाएंगे। यह काम अकेले केंद्र सरकार नहीं कर सकती है,
इसमें सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका किसकी होगी? राज्य सरकार की होगी। इस क्रम में सेकंड नंबर का जो पॉइंट बताया गया है कि कृषि प्रधान देश में इसमें जुड़े उद्योग की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्र में ही अधिकतम रोजगार, उद्योग संबंधी नीतियों का लचीलापन, नौकरशाही पर लगाम, भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से रोक, बैंकों से आसान दरों पर कर्ज, बिजली सस्ती हो, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए जो कंपनियों को बिजली प्रोवाइड किया जाता है वह पूरी दुनिया में सबसे महंगी बिजली भारत में ही मिलता है। कच्चा माल की अधिकता हो, अर्थात काम शुरू करने से लेकर मार्केट तक प्रोडक्ट पहुंचाना भी आसान हो, तभी दूसरे देश की कंपनियां यहां भारत में आएंगी और जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तीसरे नंबर का जो पॉइंट है कि यह सभी तभी संभव होगा जब देश में केवल एक ही पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। लेकिन ऐसा भारत में लंबे समय तक जारी नहीं रह सकता। जैसे कांग्रेस का देखा जाए कि 2004 से लेकर 2014 तक भारत में शासन था, उसके बाद 2014 से लेकर अब तक 2020 चली रहा, अभी तक बीजेपी के शासन, ये पता नहीं कब तक चलेगा। तो ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक पार्टी का शासन 50 साल, 60 साल, 100 साल तक चल सकता है, ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि सरकार बदलने पर सभी सरकारी योजनाओं को भी बदल दिया जाता है। जैसे आपने देखा कि जो योजनाएं कांग्रेस शासन में चल रही थी उसे बदल दिया गया, उसका नाम बदल दिया गया, या उसका जो पूरा जो सिर्फ नाम रह गया, लेकिन अंदर के जो पॉइंट थे या जो उसका उद्देश्य था उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। इसी क्रम में चौथे नंबर का जो पॉइंट है बताया गया है कि विपक्ष को अमेरिका की तरह अपने दल के भीतर भी प्रमुख मंत्रालयों जैसे व्यवस्था कर अपनी नीतियों पर चिंतन मनन कर उसे समय समय पर जनता के सामने रखना चाहिए। लेकिन ऐसा भारत में नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि अमेरिका में जो सत्ता पार्टी उसको अधिक पावर होता है, लेकिन विपक्ष को भी पावर दिया गया है कि वह भी देख सकती है कि देश के लिए कौन सा प्रोजेक्ट फायदा हो सकता है, वो सरकार को सलाह दे सकती है, वो जनता से बात कर सकती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था और इसे करना चाहिए क्योंकि बहुत ही जरूरी चीज होता है। पांचवा पॉइंट जो आज का लास्ट पॉइंट भी है कि आज का समय खुद आमने सामने लड़ने का नहीं। जो युद्ध की बात आती है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा, सभी देश को पता है, बल्कि कारोबार को अस्त्र की तरह इस्तेमाल करना होगा। ऐसे में हमारे राजनीतिक दल कौरव पांडव, जैसे कौरव में 100 सेना, पांडव में 5 सेना थे, तो दोनों का सत्यानाश सुनिश्चित है। आज के समय की बात किया जा रहा है, जरूरत है कि किसी और से मुकाबला करते हुए कौरव और पांडव जो मिल जाएंगे, जो पहले 100 थे और 5 पांडव थे, उसको मिलाएंगे तो कितने होंगे? 105। आपस में लड़ेंगे तो कोई नहीं बचेगा, लेकिन अगर किसी एक से लड़ जाए, किसी दूसरे से लड़ जाए, कौरव प्लस पांडव हो जाए, तो 105 लोग लड़ना बहुत ही मजबूत माना जाएगा। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि क्या जो भारत में एक ट्रेंड चल रहा है कि चाइना के सामान को हम बाइकाट कर लेंगे, क्या सही है या कर पाएंगे या नहीं। इन आंकड़ों के बाद से अगर अभी भी आपके मन में बाइकाट चाइनीज प्रोडक्ट है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके साथ पूरा देश है, पूरा भारत देश है, और हमें भी अपने देश में जो स्वदेशी प्रोडक्ट की बात होती है, स्वदेशी सामानों की बात होती है कि उसके यूज किया जाए। ये आज नई बात नहीं है, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि गांधी जी के भी समय में भी ऐसी ही बात की जा रही थी। तो हम कितना सफल होंगे ये भी आप इसमें बता सकते हैं, और जो भी आपके मन में कोई भी पॉइंट चल रहा होगा आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।